Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Doers IS. I hope everyone is doing well. So, today is 25th November 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join टेलीग्राम चैनल एडवर्स IS लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। नाउ इन फ्रंट पेज आपको ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके लिए यहाँ पे छोटी सी न्यूज़ है कि अफगानिस्तान एम्बेसी इन दिल्ली शट्स डाउन। अफगानिस्तान की जो एम्बेसी थी उसे यहाँ पर 23 नवंबर को इफेक्टिवली इसे क्लोज कर दिया गया है। ओके, सो the embassy has stopped functioning on September 30 when the senior Afghan diplomats and the ambassadors representing government of Islamic Republic of Afghanistan left India। तो 30 सितंबर को क्या हुआ था, जितने भी डिप्लोमेट्स थे, किसके डिप्लोमेट्स, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, ये इंडिया छोड़कर यहाँ पर चले गए थे और उसके बाद यहाँ पर मतलब उनका जो वीज़ा था उसको एक्सटेंड नहीं किया गया था। इसी के चलते वो जितने भी डिप्लोमेट्स थे वो इंडिया छोड़ के जा चुके थे और अब यहाँ पर जो अफगानिस्तान की एम्बेसी थी दिल्ली में उसे शट डाउन कर दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपके पास यहाँ पे पेयर्स दिए गए हैं एंड आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। ओके, तो फर्स्ट पेयर क्या कह रहा है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इसके लीडर एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरे यहाँ पर लीडर्स की बात की जा रही है। तो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, इसके लीडर कौन थे, क्या महात्मा गांधी थे। सेकंड है आपके पास ऑल इंडिया किसान सभा। तो यहाँ पे जो किसान सभा था आपका ऑल इंडिया किसान सभा, इसके लीडर कौन थे, स्वामी शहजानंद सरस्वती। थर्ड है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लीडर कौन थे यहाँ पे, EV रामास्वामी नायकर। तो इसमें से कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच्ड है, कौन सा अनकरेक्ट है, आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। ओके, सो आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, देन कमेंट सेक्शन में इस कमेंट का आंसर आप सभी को करना है। वीडियो के एंड में आपको इस क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, सो इंश्योर यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। Now, second question, among the following crops, which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। तो क्रॉप्स में कहा जा रहा है कि which of the most important anthropogenic source कौन सा है, किसके लिए, बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड के लिए। मतलब कि ऐसी कौन सी क्रॉप्स है जिसके कारण आपका मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों क्या होता है, आपका प्रोड्यूस होता है। कॉटन, राइस, सुगरकेन, वीट। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको आ रहा है फिर भी आप बताइए, नहीं आ रहा है फिर भी एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करके तो देखिए कि आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। डेली हम 2-2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं और वीडियो के एंड में आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है और PDF भी शेयर की जाती है। तो आपके यहाँ पे एक एक टॉपिक जो है ना वो पूरे क्लियर होते जाएंगे। चलिए नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है, नो वोट फॉर वीटो। अब यहाँ पे देखिए वही गवर्नर वाला इशू चल रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन वेल टू रिमूव द वीटो पावर ऑफ गवर्नर्स। तो अभी आप सभी को पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि जो गवर्नर है वो बिल में एसेंट नहीं दे रहे हैं, अपने जो एसेंट उसको विदहोल्ड करके रख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम रीड करते हैं हमारा आर्टिकल 200। अब आर्टिकल 200 कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हर एक दिन हमें इससे रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आर्टिकल 200 में आप सभी को पता है गवर्नर के पास क्या क्या पावर है। गवर्नर के पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, या तो वो बिल को क्या करे, एसेंट दे, मतलब कि अपनी मंजूरी दे। दूसरा वो अपने एसेंट को विदहोल्ड कर ले मतलब कि अपना उन्होंने कह दिया कि हम मंजूरी नहीं दे रहे हैं और बिल को उन्होंने रिटर्न कर दिया। फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन क्या आ जाता है, मतलब गवर्नर के पास, कि वो बिल को यहाँ पर
रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें विथ रीज़न। इनमें उनको रीज़न भी बताना होगा कि उन्होंने बिल को रिकंसिडरेशन के लिए क्यों भेजा है। ओके, और फोर्थ, या तो वो उसको क्या करें, बिल को रिजर्व कर लें फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल्स को वो रिजर्व करके यहाँ पर रख लें। तो ये 4 पावर है। लेकिन अभी कुछ दिनों से हमारे सामने ये केस आ रहा है कि गवर्नर के पास जो भी यहाँ पर बिल्स जा रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर, गवर्नर उसमें ना तो अपना एसेंट दे रहे हैं, ना एसेंट को विदहोल्ड कर रहे हैं, उसको उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, ना ही उसको रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में फिर से सेंड किया जा रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है ऑन द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए बिल पर गवर्नर के पास कोई भी यहाँ पर आपका क्या वीटो पावर नहीं है। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग इन अ केस अराइजिंग फ्रॉम Punjab after governor withheld assent in some bill passed by the state assembly on the pretext that these were adopted in a illegal session of the house। तो यहाँ पर पंजाब जो गवर्नर है उन्होंने ये कहा कि ये इलीगल सेशन ऑफ द हाउस था और उस टाइम पर क्या किया गया, स्टेट असेंबली में ये बिल को पास किए गए, इसलिए वो अपनी मंजूरी यहाँ पर बिल में नहीं दे रहे। ओके, तो अभी यहाँ पर ये इलीगल सेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इलीगल सेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली उस टाइम पे जो स्पीकर थे उन्होंने हाउस को क्या करके रखा था, यहाँ पर एडजेंट करके रखा था, है ना। सो Mr. Purohit stated that particular session of assembly was illegal because an urgent house was reconvened by the speaker on his own। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हाउस को जो वो अर्जेंट था उसको स्पीकर के द्वारा क्या किया गया, रिकन्वेंट किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका ये जो स्टैंड था उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि आप इस बेसिस पर आप बिल पर जो आपने एसेंट को रोक के रखा है उसे नहीं कर सकते हैं। ओके, सो अब आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल। इसमें हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर CSA, इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया। अब नीड फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया में अब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की ज़रूरत है। जैसे कि आप सभी को पता है 21st सेंचुरी में हमारे पास 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। कौन कौन सा, एक है क्लाइमेट चेंज और दूसरा है फूड इनसिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज के कारण आपके जैसे कि जो हमारे इफेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि हीट वेव, फ्लैश फ्लड हुआ, आपका फ्लैश फ्लड होते हैं, ड्रॉट्स हुए, साइक्लोन्स हो रहे हैं, और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे लाइफ्स में और हमारी लाइवलीहुड में पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, जैसे कि इंडिया में आप सभी को पता है कि अभी भी हम ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जो फार्मिंग होती है, जो सिस्टम है, इसको यूज़ करते हैं हमारी फार्मिंग के लिए कि लाइक बारिश होगी तभी मतलब कि हमारी फसल यहाँ पर अच्छी होगी। और आप सभी को पता है कि जैसे कि हीट वेव्स, टेम्परेचर यहाँ पर राइज हो रहा है, तो जो ड्रॉट के यहाँ पे केसेस है वो भी यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी यहाँ पर धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। सो क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग द डेंजर फेस्ड बाय फार्मर, प्रॉम्प्टिंग देम टू रीएवेल्यूएट देयर प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हो रहा है वो कौन फेस कर रहा है, फार्मर्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं। और इन फ्यूचर फार्मर्स ही सबसे ज़्यादा इसको फेस करेंगे। और फार्मर्स के साथ मतलब आपका जो फूड सिस्टम है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ तो ये किसको लीड करेगा, फूड इनसिक्योरिटी को लीड करेगा। और अल्टीमेटली किसको लीड करेगा, ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, ये पावर्टी से रिलेटेड है, और ये पूरा जो सिस्टम है ये यहाँ पर इम्बैलेंस होगा। ओके, अब हम बात करते हैं इस वायलेबल ऑप्शन की कि ये हमारा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है क्या। तो ये जो आपका फ्रेमवर्क था 2019 में, एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क है, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में ये कहा था कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज़ एन अप्रोच फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम। ये एक ऐसी अप्रोच है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फूड और एग्रीकल्चर सिस्टम है उसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सेफगार्ड फूड सिक्योरिटी अंडर द क्लाइमेट चेंज। मतलब जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अंदर हम एक एग्रीकल्चर सिस्टम और जो हमारा फूड सिस्टम है उसको सस्टेनेबल तरीके से चेंज कर सकते हैं और फूड सिक्योरिटी को एक सेफगार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके आपके 3 मेनली पिलर्स हैं और ऑब्जेक्टिव हैं किसके, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव हैं और इन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव को अगर हमने अचीव कर लिया तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है वो भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से यहाँ पर अचीव हो जाएगा। हमें किसी रिजिड पॉलिसी और लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कोई रिजिड लॉ लेकर आए या फिर पॉलिसी लेकर आए जिससे हम क्लाइमेट चेंज
चेंज और जो फूड इनसिक्योरिटी है उससे डील करें ना। इसके 3 ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं ये आपको याद रखना है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका सस्टेनेबली इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स। हमें यहाँ पे सस्टेनेबल तरीकों का, जैसे कि किस तरीके से जो सस्टेनेबल है हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है और साथ साथ हमारे इनकम्स को भी इंक्रीज करना है। सस्टेनेबल कैसे कि हम यहाँ पर मिलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ा दें, है ना। तो मिलेट्स क्या है आपके किसी तरीके के जो क्लाइमेट उसे मिली यहाँ पे उनको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। और जो हमारा इसके साथ साथ क्या होगा, अगर हम मिलेट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो और इसके साथ साथ मिलेट्स के साथ साथ हमें यहाँ पर जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी इंक्रीज़ करनी होगी। और अगर इससे क्या होगा, हमारी जो प्लेट है ना, हमारी जो प्लेट है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होंगे और हमारी हेल्थ पर भी कोई इशू इतना ज़्यादा नहीं होगा। सेकंड है अडेप्ट एंड बिल्ड रेजिलेंस टू क्लाइमेट चेंज। हमें यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज रेजिलेंस है, तो हमारा जो एग्रीकल्चर जो मेथड है वो कैसा होना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलेंस होना चाहिए। थर्ड है आपका रिड्यूस रिमूव ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। हमें यहाँ पर किस पर फोकस करना होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो कम से कम हो। सो डायमेंशंस ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस इंक्लूड वाटर स्मार्ट, वेदर स्मार्ट एंड एनर्जी स्मार्ट। तो यहाँ पर कौन कौन से आपके 3 डायमेंशन है, वाटर स्मार्ट, वेदर स्मार्ट और दूसरा थर्ड है आपका एनर्जी स्मार्ट एंड कार्बन स्मार्ट प्रैक्टिसेस। तो हमें इन डायमेंशंस पर वर्क करना है कि हमें वाटर का यूज़ स्मार्ट तरीके से करना है। वेदर का, जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है, कभी भी बारिश हो रही है, यहाँ पर जो विंटर सीजन है उसमें यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो वेदर स्मार्ट होना पड़ेगा कि हम किस टाइम पर क्या प्रोडक्शन यहाँ पर करने जा रहे हैं। एनर्जी स्मार्ट और कार्बन स्मार्ट हमें यहाँ पर बनना होगा। दे इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, डील विथ लैंड डिग्रेडेशन, इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ। और साथ साथ हमें यहाँ पर जो लैंड डिग्रेडेशन है, इससे क्या होगा, जो लैंड डिग्रेडेशन है और हमारी हेल्थ की जो सॉइल हेल्थ है वो भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। सो द फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कुड बी सब्सटैंशियल इन इंडिया। क्रॉप इल्ड डिक्लाइनिंग ओइंग द क्लाइमेट चेंज कुड बी एज हाई एज 9%। तो ये कहा जा रहा है कि हमें हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो कैसी होनी चाहिए, सब्सटैंशियल होनी चाहिए, ओके, क्योंकि स्थायी होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है हमारी फूड प्रोडक्टिविटी पर वो सब्सटैंशियल रहेगा, इसके जो इम्पैक्ट है वो सब्सटैंशियल रहेगा। और साथ साथ हमारे पास ये मतलब कि डेटा आया है कि अगर हमने यहाँ पर अभी इन चीज़ों पर फोकस नहीं किया तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज के कारण क्रॉप यील्डिंग है, प्रोडक्शन है, वो 9% क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। 9% से ये ज़्यादा भी हो सकता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन का हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एम टू एंड हंगर एंड इन्हांस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो CSA जो हमारा एक क्लाइमेट, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की, ये एक फाउंडेशन रखेगा कि हम इस गोल को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। उसके बाद हम इंडिया में बात करते हैं तो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है, क्लाइमेट चेंज पर एम्फेसिस करता है मेनली। उसके साथ साथ हम क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर की बात करते हैं। हम यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का यूज़ करते हैं, जैसे कि जो सॉइल में हमारा जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है या नहीं है इसके बारे में यहाँ पर देखा जाता है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हमें एक कम्युनिटी सपोर्ट एफर्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोबल स्केल पर देखें तो हम अकेले मिलकर ऐसा नहीं कर सकते। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है ग्लोबली है, तो इस चीज़ को हमें क्या करना होगा, ग्लोबली एक्नॉलेज करना होगा। और एक कम्युनिटी सपोर्ट की ज़रूरत है किसके लिए, एग्रीकल्चर एफर्ट्स के लिए। सो इम्प्रूवमेंट इन फॉरेस्ट्री, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एंड प्रीसीजन एग्रीकल्चर आर ऑल कंक्रीट एग्जाम्पल ऑफ CSA आइडिया इन एक्शन। तो जैसे कि हम बात करें फॉरेस्ट्री, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ये सारे क्या एक तरीके से एग्जाम्पल हैं किसके, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के। किस तरीके से हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करना है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या प्रमोट करता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करता है, इंक्रीज वाटर एफिशिएंसी एंड इंटीग्रेटेड ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप टाइप्स को यहाँ पर ये क्या करता है, प्रमोट करता है। ओके, नाउ इसमें नेक्स्ट ये कहा जा रहा है जैसे कि हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीकल्चर एग्रीमेंट जो है, गोल है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसे कंट्रोल करना है। तो अगर हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर फोकस करते हैं तो एक जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। सो फॉरेस्ट्री एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ CSA मेजर्स दैट कुड हेल्प इंडिया मीट्स इन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट
चेंज। तो अगर हम यहाँ पे एफॉरेस्ट्री क्लाइमेट सिक्विटेशन पर फोकस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंडिया को क्या करेगा, हेल्प करेगा कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उसको हम क्या कर सकें, मीटअप कर सकें। CSA इज मोर फ्लेक्सिबल। ये जो आपका क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम है ये मोर फ्लेक्सिबल है, इसके बहुत ही ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें कोई रिजिडिटी की ज़रूरत नहीं है। सो एट द एंड ये एक यूनिक जंक्शन है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फार्मर्स आर स्मॉल और मार्जिनल। आप सभी को पता है कि इंडिया में जो ज़्यादातर जो फार्मर्स है वो कैसे हैं, स्मॉल और मार्जिनल है। CSA क्या कर सकता है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है कि उनको वो क्या कर सके, प्रॉफिट दिला सके। और जो ये क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है, इंटरसेक्शन बिटवीन द क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, इसको यहाँ पर प्लेस कर सके विद अ यूनिक जंक्शन। ओके, सो CSA हैज़ अ पोटेंशियल टू एश्योर फूड सिक्योरिटी, empower farmers, protect our delicate ecosystem by merging innovation, resilience and sustainability। तो CSA के पास क्या है, पोटेंशियल है कि हम फूड सिक्योरिटी को, फार्मर्स को एम्पावर कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर इकोसिस्टम डिक्लाइन हो रहा है, उस डेलिकेट इकोसिस्टम उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय मर्जिंग इनोवेशन, रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। सो इन द फेस ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट द पाथ ऑफ CSA स्टैंड आउट एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड वर्किंग टू इंश्योर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, CSA एक इंस्पिरेशन सोर्स की तरह काम करता है जिसमें हम वर्ल्ड को एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ काम करने के लिए इंश्योर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंटर एग्जेम्प्ट CERT इन फ्रॉम परव्यू ऑफ RTI एक्ट। तो देखिए यहाँ पर ये जो न्यूज़ है स्टार्ट हो रही है कब से, आपकी अप्रैल से। अप्रैल में यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि जो CERT क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसको हम क्या करेंगे, RTI के परव्यू से एग्जाम किया जाएगा, मतलब कि बाहर रखा जाएगा। तो ये अब इसको क्या दी गई है, मंजूरी, मतलब कि रिस्पॉन्ड मिल चुका है। सो द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एडेड द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम अमंग द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो जो हमारा RTI एक्ट कब आता है, आपका 2005 में यहाँ पर आता है, इनेक्ट किया गया था, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन, कोई स्कीम है, उस स्कीम में यहाँ पे कितना वर्क हुआ, कैसा क्या नंबर्स हैं, तो उसका डेटा हम यहाँ पर गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। तो इसको अब क्या किया है, ये जो CERT एक ये नोडल एजेंसी है रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट। तो यहाँ पर जितने भी साइबर सिक्योरिटी के केसेस आते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स होते हैं, तो CERT क्या करती है, सारी चीज़ों को हैंडल करती है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटी अवेयरनेस अमंग कॉमन सिटीजन्स। तो अब इसको क्या किया गया है, यहाँ पर टोटल 26 इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसको RTI की जो एम्बिट है उसको यहाँ पर RTI के एम्बिट से यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया है। तो उसमें से जैसे कि कुछ है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एनालिसिस विंग, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर सम ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस विच आर केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ RTI एक्ट। तो यहाँ पर आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। सो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, CERT क्या है। सो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर इन्फॉर्म किया था और अभी यहाँ पर ये रिस्पॉन्ड किया है कि इसको हम RTI एक्ट से क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। तो इट इज़ अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ अ नेशनल नोडल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एज व्हेन दे अकर। तो यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स होते हैं तो उसको क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया में जो साइबर स्पेस है उसे सिक्योर करना। सो ये ऑपरेशन में कब आता है, 2004 में आता है, जनवरी 2004 में। फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं, कलेक्शन, एनालिसिस, dissemination of information on cyber incidents, forecast and alert of cyber security incident, emergency measures for handling cyber security incident, coordination of cyber incidents response activity, मतलब कि कोई भी साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन करना, साइबर सिक्योरिटी जो भी होते हैं उसमें एमरजेंसी मेजर्स करना, गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो ये सारी काम क्या फंक्शंस क्या हो जाते हैं, किसके, CERT के यहाँ पर हो जाते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज जेनेरिक ड्रग्स फॉर 4 रेयर डिसीज मेड अवेलेबल इन इंडिया। यहाँ पर आपकी जो 4 रेयर डिसीज़ हैं उसके लिए यहाँ पर जेनेरिक ड्रग्स क्या किया गया है, बनाया गया है, इंडिया में अवेलेबल कराया गया। क्योंकि यहाँ पर जो आप सभी को पता है, एक होता है आपका स्टैंडर्ड
ड्रग्स और दूसरे होते हैं जेनेरिक ड्रग्स। तो जेनेरिक ड्रग्स का जो प्राइस होता है वो 60 to 100 टाइम्स क्या होता है आपका, उसकी जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मेडिसिन होती हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी यहाँ पे डिसीज़ होती हैं, मतलब कि हम बात करते हैं किसकी, रेयर डिसीज़ होती हैं, तो यहाँ पर उनका जो ट्रीटमेंट होता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और ऊपर से वो जो मेडिसिन होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड मेडिसिन यहाँ पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो प्रोवाइडिंग रिलीफ टू पेशेंट्स विथ रेयर डिसीज अक्रॉस इंडिया, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ मेड अवेलेबल जेनरिक ड्रग्स टू सपोर्ट एंड केयर ट्रीटमेंट ऑफ 4 ailments. So tyrosinemia type 1, Gaucher diseases, Wilson disease, and Dravet-Langes-Gaucher syndrome. This means the cost of these drugs will be slashes by between 60 to 100 times their current market value. तो मतलब इसमें क्या होगा, ये जो 4 मेडिसिन हैं इनको अब जेनरिकली प्रोड्यूस किया जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पर रेयर डिसीज़ हैं, जिसमें क्या हम क्या क्या है आपका, फाइक्लोन्यूरिया, hyperammonia. Over the few months the approval of these drugs awaited. तो अभी यहाँ पर अप्रूवल नहीं मतलब कि मिला है, बट स्टिल हमने क्या कर लिया, इसको अवेलेबल करा दिया, प्रोड्यूस कर दिया। अब ये लोगों को यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उसको अवेलेबल भी हो जाएगी। सो टू ब्रिंग दीज drugs, a special initiative was taken and discussion were held with academia, pharma industry ऑर्गेनाइजेशन, द ड्रग एंड कंट्रोलर डिपार्टमेंट, फार्मास्यूटिकल। तो 13 यहाँ पर रेयर डिसीज़ को यहाँ पर प्रायोरिटाइज किया गया है, और उस बेसिस पर जेनरिक ड्रग्स को यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ हम मूव कर, देखिए न्यूज़ और आर्टिकल्स आज थोड़े लिमिटेड ही थे, और जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने उनको पूरी तरीके से क्लियर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें से आपको ये बताना था कौन सा पेयर करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। तो इसमें हमारे तीनों पेयर क्या है, करेक्टली मैच्ड है। जो हमारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग थी, उसके लीडर महात्मा गांधी थे। ऑल इंडिया किसान सभा के जो लीडर थे वो स्वामी शहजानंद सरस्वती जी थे। थर्ड है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के जो लीडर थे वो ईवी रामास्वामी नेकर थे। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। नाउ सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन की बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें एंथ्रोपोजेनिक सोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, राइस। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आपको समझ में आएगा। मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैसेस है। ये ग्लोबल वार्मिंग आपका क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। इनके इंपॉर्टेंट सोर्स क्या क्या है। सो वेट राइस फील्ड, आपका जो वेट राइस फील्ड होता है उससे मीथेन का और नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है यहाँ पर, मतलब कि एमिट होती है। कैटल, एनिमल वेस्ट, लैंडफिल एंड बायोमास बर्निंग। सो फ्लडेड rice cultivation has been identified as one of the leading global agriculture source of anthropogenic methane emission. तो यहाँ पर क्या है, एक लीडिंग सोर्स है ग्लोबली, से यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया, आइडेंटिफाई किया गया है कि जो फ्लडेड राइस कल्टीवेशन होता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, मीथेन का एमिशन होता है। सो फर्दर मोर इट हैज़ been estimated that global rice production is responsible for 11%. तो यहाँ पर 11% जो आपका मीथेन SCH4 उसका एमिशन यहाँ पर होता है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं तो जो पैडीज होती हैं, पैडीज से यहाँ पर क्या निकलता है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होता है। तो बोथ यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन का जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स क्या है, मतलब वो क्या है, आपका राइस हो जाता है। ओके, सो आई होप आपको दोनों यहाँ पर क्लियर होंगे दोनों क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर थी। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ this video and subscribe the channel and share this video with your friends. So that's for all today. Thank you so much for discussion.